हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश दादी, स्ट्रीम केमिस्ट्री सीएलसी। सीएलसी जो विगत 30 वर्षों से आप लोगों के साथ है, हमेशा आप लोगों के लिए नवाचारों के लिए जाना जाता है। चाहे पोस्ट कोविड हो, प्री कोविड हो, कोविड हो, हर दरमियान सीएलसी आप लोगों के साथ रहा है और आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकता है सीएलसी हमेशा तत्पर रहा है। इसी नवाचारों की श्रेणी में हम PYQ, जेई मेन, जेई एडवांस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। विगत वर्षों से देखा जा रहा है कि जो पेपर आ रहा है वो PYQ के इर्द गिर्द पेपर आ रहा है। इन PYQ का वीडियो सॉल्यूशन हम देखते हैं, इनको सोल्व करते हैं तो हम अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं और सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 में अपने पास लिखा है दिस सेक्शन कंटेन 4 क्वेश्चंस हैज ABCD ऑप्शन एंड ईच चूज 1 करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, 4 ऑब्जेक्टिव में से एक को चूज करना है। ए क्लोज वेसल कंटेन 10 gram of an ideal gas X at 300 Kelvin which exert 2 atm pressure at the same temperature 80 gram of another ideal gas Y added to it, the pressure becomes 6 atm. The ratio of their root mean square velocity at 300 degree centigrade. Dear students, हमें प्रेशर की इंफॉर्मेशन दे रखी है और प्रेशर की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम मोलर मास का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं और मोलर मास का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे तो VRMS आ जाएगा अपने पास। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग VRMS इक्वल टू होता है अपने पास VRMS इक्वल टू होता है √3RT/m, जहां m मोलर मास है। अगर इनके मोलर मास का रेशियो अपने को पता चल जाए तो हम इनके VRMS का पता लगा सकते हैं। टेम्परेचर सेम है, गैस कांस्टेंट सेम है। तो पहले हमें आइडियल गैस इक्वेशन दिया है और आइडियल गैस इक्वेशन हम लगा सकते हैं PV = nRT। पहले प्रेशर है वो कितना एग्जर्ट किया है देखते हैं। प्रेशर जो अपने पास एग्जर्ट हुआ है वो प्रेशर 6 A closed vessel contains 10 gram of an ideal gas X 300 Kelvin which exert 2 atm pressure। 2 atm प्रेशर कैलकुलेट एग्जर्ट कर रहा है तो 2 लिख दिया, वॉल्यूम V कंसीडर कर लिया। यहां पे अपने पास कितने ग्राम को ऐड किया? 10 ग्राम। तो ये हो गया 10/MA इंटू R इंटू T कितना है? 300 केल्विन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड अपने को ये कहता है कि 80 ग्राम ऑफ अनदर गैस Y इज एडेड टू इट। Y गैस को ऐड किया है, Y गैस को ऐड किया है, ये X मान लेते हैं, X को ऐड किया है, Y को ऐड किया तो अपने पास कितना हो गया प्रेशर? प्रेशर अपने पास हो गया 6 atm। ये अपने पास 6 atm प्रेशर हो गया, वॉल्यूम V रखा, ये टोटल कितना हो गया? 10/MA प्लस दूसरा कितने ग्राम ऐड किया है? 80 ग्राम। 80/MY जिसे अपन ने X बोल रखा है, MY इंटू कितना हो जाएगा? R इंटू ये हो जाएगा 300। अब हम यहां से देखें, कैलकुलेट करें तो MX और MY का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो MX/MY का रेशियो अपने पास कितना आ गया? MX/MY इज इक्वल टू आ गया अपने पास 1/4 और VRMS इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? फॉर्मूला है VRMS इक्वल टू √3RT/m, m मोलर मास। तो VRMS X/VRMS Y कितना हो जाएगा? VRMS Y कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा अपने पास 2:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है चेक करते हैं। अपने पास 2:1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 4th वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ओके,
दिस सेक्शन कंटेन 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 4 ऑप्शन ए बी सी डी, 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप क्वेश्चंस है अपने पास। इसमें 1 और मोर देन 1 टाइप क्वेश्चंस करेक्ट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अमोंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग हमने को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल आउट द एग्जिस्ट ऑफ द डेफिनेट पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है उसका पाथ क्या नहीं होता है, सर्टेन नहीं होता है, अनसर्टेन पाथ होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने कहा भी है पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही स्टेटमेंट अपने पास हो गया। ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s orbit an atom is lower than the energy of an electron that the infinity away from the nucleus। बिल्कुल सही बात है डियर स्टूडेंट्स। E is equal to -3.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। कोई इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के नजदीक होगा उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द 1। बिल्कुल ये बात भी सही है। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसमें होती है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी अपने पास होती है n इक्वल टू 1 में। n इक्वल टू 1 में सबसे लोवेस्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। वेलोसिटी को देखते हैं बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू जेड बाई एन। डियर स्टूडेंट्स ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ, नहीं एन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, ए बी और सी स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। चेक करें, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दिस सेक्शन कंटेन्स 6 क्वेश्चंस और नॉन नेगेटिव इंटीजर है। डी स्टूडेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है जिन्हें हमें डिस्कस करना है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम फॉर एन एक्सपांशन ऑफ 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है जिसका वॉल्यूम और टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ग्राफ अपने को गिवन है। कंसीडर ओनली पीवी वर्क इन्वॉल्व, केवल और केवल पीवी वर्क को इन्वॉल्व करना है, नॉन पीवी वर्क को इन्वॉल्व नहीं करना है। द टोटल चेंज इन द एंथैल्पी इन जूल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सीक्वेंस एक्स वाई एंड जेड। डियर स्टूडेंट्स, एक कोई आइडियल गैस है 5 मोल, इसको पोजीशन एक्स से पोजीशन जेड तक ले जाया जाता है, पोजीशन एक्स से पोजीशन जेड तक ले जाया जाता है। तो जितना एंथैल्पी में चेंज हुआ है वो एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। और इस टेम्परेचर की रेंज में CV अपने को गिवन है और R अपने को गैस कांस्टेंट गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, XY प्रोसेस है अपने पास, X2Y प्रोसेस। X2Y प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है X2Y? X2Y प्रोसेस है वो अपने पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। X2Y कैसा हो गया, X से Y की ओर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। और आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा H कितना हो जाता है, 0, क्योंकि डेल्टा H बराबर होता है NCP T2 माइनस T1। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस, तो डेल्टा H X से Y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, X से Y 0 हो जाएगा। अब YZ जो प्रोसेस है अपने पास Y2Z प्रोसेस में अपने को डेल्टा H कैलकुलेट करना है जो दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो Y2Z में अपने पास डेल्टा H बराबर होता है NCP T2 माइनस T1। तो डियर स्टूडेंट्स
हमें यहाँ n की वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल 5 मोल गिवन है, n इज इक्वल टू 5 मोल। Cp कितना हो गया अपने पास, Cv गिवन है, तो Cp की वैल्यू कितनी कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमें पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो हमारे पास Cp कितना हो गया, Cp हो गया अपने पास 20.3 और ये हो गया T2 कितना हो गया 415, T1 कितना हो गया 335। यहां से इसे सोल्व करते हैं तो ये डेल्टा H बराबर आता है अपने पास 8120 अपने पास जूल में आंसर आ जाता है। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा H XY प्लस डेल्टा H YZ। तो अपने पास कितना हो गया डेल्टा H का आंसर, अपने पास डेल्टा H का आंसर हो गया 8120 जूल अपने पास आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन अपने पास गिवन है H2 plus 2NO equal to N2 plus 2H2 which follow the mechanism below। हमें केमिकल काइनेटिक्स से रिएक्शंस क्वेश्चंस दिया है और इसमें एक रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म दी है और मैकेनिज्म से हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए जो रेट लो लिखा जाता है वो कौन से स्टेप से लिखा जाता है, स्लो स्टेप से लिखा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम रेट लो स्लो स्टेप से दे सकते हैं। तो रेट लो R इज इक्वल टू, ये स्लो स्टेप हो गया, तो R इज इक्वल टू K2 N2O2 और क्या हो गया H2 हो गया। ये अपने पास ये रेट लो हो गया और इसे अपन इक्वेशन 1 बना सकते हैं। इसमें अपने पास कोई इंटरमीडिएट है क्या, डियर स्टूडेंट देखिएगा ये N2O4 जो है वो इंटरमीडिएट है, क्या इसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप है, इस स्टेप से हम इसे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस स्टेप से हम रिप्लेस कर सकते हैं और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K1 अपॉन K-1, K1 अपॉन K-1 इक्वल टू क्या हो गया N2O2 अपॉन NO का स्क्वायर। इस N2O2 की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स, यहां पे N2O2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास K1 K-1 और किसका स्क्वायर, NO का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू पुट किस में कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करें तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, K1 K-1 K2 और किसका स्क्वायर हो गया, NO का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया H2 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स रेट लो ये वाला हो गया, तो रेट लो ये वाला हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगी इसकी अपने पास 2 और 1, अपने पास ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, बोल सकते हैं। तो अपने पास ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ रही है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। दिस सेक्शन कंटेन 4 मैचिंग लिस्ट टाइप क्वेश्चंस। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं मैच द कॉलम में क्या लिखा है। द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ titrate of the higher concentration is added to stepwise a longer volume of the titrate. Much lower concentration, the conductance is measured after the each addition of the limiting ionic conductivity. ठीक है, difference ion aqueous solutions are given below. हमें कोई टाइट्रेशन करवा रहा है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करवा रहा है और इस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमें यह बताना चाहता है कि जब हम ऐड कर रहे हैं कंडक्टेंस में, टाइट्रेट को ऐड कर रहे हैं तो कंडक्टेंस किस तरह से वेरी हो रही है और हमारे पास कुछ आयंस है, इन आयन की अगले ने कंडक्टेंस दे रखी है। तो इस पे अपने को क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो अब हमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो हमें पहले टाइट्रेट
अपने पास KCl है और टाइट्रेंट अपने पास AgNO3 है। इसका मतलब है अपने पास KCl में क्या ऐड करना चाहता है, AgNO3 ऐड करना चाहता है, KCl में AgNO3 ऐड करना चाहता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये अपने पास KCl था, इस KCl में AgNO3 ऐड किया, KCl में AgNO3 ऐड किया, तो अपने पास क्या होगा, AgCl बन जाएगा। AgCl बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्लस अपने पास क्या बन जाएगा, KNO3 बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस टाइट्रेशन में देखिए अपने पास पहले कौन कौन से आयन थे, K प्लस और Cl माइनस आयन थे। ये किससे रिप्लेस हो गए, K प्लस और NO3 माइनस आयन से रिप्लेस हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा लग रहा है Cl माइनस रिप्लेस्ड बाय द NO3 माइनस, Cl माइनस है वो NO3 माइनस से रिप्लेस हो गया। जब Cl माइनस NO3 माइनस से रिप्लेस हो रहा है तो पहले Cl की कंडक्टेंस देखिए कितनी है, Cl की कंडक्टेंस है अपने पास 7.6 और NO3 की कंडक्टेंस है 7.2। तो कंडक्टेंस पहले क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि Cl माइनस आयन की कंडक्टेंस क्या थी, ज्यादा थी, और NO3 माइनस की कंडक्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी, तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। फिर आप AgNO3 ऐड करते चले जाएंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले कंडक्टेंस स्लाइटली डिक्रीज होगी और आफ्टर द इक्विवेलेंट पॉइंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन ऐसा देख रहे हैं, तो अब अपन ये देख रहे हैं कि पहले कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, ठीक है, उसके बाद स्लाइटली इंक्रीज हो रही है, स्लाइटली डिक्रीज हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन बैठ सकता है, थर्ड वाला ऑप्शन अपने पास सेट हो रहा है, अपने पास सी ऑप्शन इसके साथ थर्ड वाला सेट हो रहा है। आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो अपने पास नोट कर लेते हैं हम लोग कि अपने पास जो P है, P के साथ अपने पास कौन सा सेट हुआ है, 3 नंबर सेट हो गया। P के साथ अपने पास 3 नंबर सेट हो गया, P के साथ 3 नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइट्रेटेड AgNO3 है, AgNO3 में क्या मिक्स कर रहे हैं, KCl को मिक्स कर रहे हैं। इस बार अपोजिट रख दिया, कोई नहीं, हम टाइट्रेशन को आसानी से चेक कर सकते हैं। ये अपने पास AgNO3 है, इस AgNO3 में हमने क्या ऐड किया, KCl ऐड किया, KCl ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, AgCl का तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा और अपने पास ये बन जाएगा KNO3। तो यहां पहले अपने पास कौन कौन था, Ag प्लस और NO3 माइनस अवेलेबल था और Ag प्लस और NO3 माइनस से क्या बन गया, K प्लस और NO3 बन गया माइनस। NO3 तो कॉमन है, Ag प्लस किसके द्वारा रिप्लेस हो रहा है, K प्लस के द्वारा रिप्लेस हो रहा है, तो इन दोनों की कंडक्टेंस अपने पास गिवन है। एक तो अपने पास Ag प्लस गिवन है, एक तो अपने पास Ag प्लस गिवन है जिसकी कंडक्टेंस 6.2 है। दूसरा अपने पास क्या है, K प्लस की कंडक्टेंस कितनी होगी, K प्लस की कंडक्टेंस 7.4 होगी। तो कंडक्टेंस पहले स्लाइटली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद तो आप क्या ऐड करते चले जाएंगे, इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद KCl ऐड करते चले जाएंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले अपने पास देखना क्या हुआ है, कंडक्टेंस K प्लस अपने पास बना है तो कंडक्टेंस स्लाइटली इंक्रीज हुई है और उसके बाद और इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें स्लाइटली इंक्रीज हुई है और इंक्रीज होती चली जाएगी, तो कौन सा है, स्लाइटली अपने पास इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अपने पास Q का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, Q का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, Q का अपने पास करेक्ट हो रहा है 4 नंबर, Q का अपने पास 4 नंबर करेक्ट हो रहा है। तो Q के साथ अपन 4 नंबर को करेक्ट लगा सकते हैं। R को चेक करते हैं, R में कैसा लिख रखा है वो देख, टाइट्रेटेड NaOH में HCl ऐड कर रहे हैं, ये अपने पास स्टार्टिंग में NaOH है, इस NaOH के सॉल्यूशन में आप HCl ऐड कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है, अपने पास क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। स्टार्टिंग में अपने पास कौन कौन से आयन थे,
एक Na+ आयन था और एक कौन सा आयन था, OH- आयन था। ठीक है, इसके बाद अपने पास टाइट्रेशन में NaCl बन गया, Na+ बन गया और क्या बन गया, Cl- बन गया। Na आयन तो कैसा था, कॉमन आयन था। OH- आयन रिप्लेस्ड बाय द Cl- आयन। OH- को कौन रिप्लेस कर रहा है, Cl- आयन रिप्लेस कर रहा है। तो हमें इनकी कंडक्टेंस गिवन है, बस डिस्कस कर लेते हैं। एक अपने पास OH- आयन है, एक अपने पास OH- है और एक अपने पास कौन सा आयन है, Cl- आयन है। देखो एक Cl- आयन है। अच्छा, OH- आयन की कंडक्टेंस मच ग्रेटर देन द Cl- आयन, तो OH- आयन रिप्लेस्ड बाय द Cl- आयन। OH- आयन रिप्लेस्ड बाय द, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज में भी जो डिक्रीज होने की टेंडेंसी है वो पहले वाले से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और फिर इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले डिक्रीज हो जाएगी और इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद इंक्रीज हो जाएगी। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, डिक्रीज, इंक्रीज, और डिक्रीज भी क्या मच ग्रेटर रहेगी। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन ऐसा हो रहा है, मच डिक्रीज हो रही है उसके बाद क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये सेकंड आ गया। तो हमारे पास आर में कौन सा हो गया, सेकंड अपने पास हो गया। एस के लिए चेक करते हैं। एस के लिए चेक करें तो हम NaOH में क्या ऐड कर रहे हैं, CH3COH ऐड कर रहे हैं। NaOH अपने पास ये रहा NaOH, इसमें हम CH3COH ऐड कर रहे हैं, तो अपने पास क्या बन जाएगा, CH3COONA बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले कंडक्टेंस किस किस के कारण थी, Na++ OH- आयन के कारण थी। बाद में कंडक्टेंस किस किस के कारण हो जाएगी, CH3COO- प्लस Na+ के कारण कंडक्टेंस हो जाएगी। कौन सा आयन कॉमन रहा, Na+ आयन कॉमन रहा। OH- आयन किससे, पहले भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बाद में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है, तो OH- किससे रिप्लेस हो रहा है, Na+ आयन के द्वारा रिप्लेस हो रहा है। तो अभी अभी हमने देखा है कि OH- Na+ आयन के द्वारा रिप्लेस हो रहा है। कहा Na+, तो OH- आयन की बजाय Na+ की कंडक्टेंस काफी कम है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद हम इसमें क्या मिलाएंगे, CH3COH, और CH3COH खुद वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ज्यादा आयोनाइज्ड नहीं होगा, और ज्यादा आयोनाइज्ड नहीं होगा तो कंडक्टेंस में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्या रहेगी, लगभग कांस्टेंट रहेगी। तो पहले कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, फिर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अपने पास एस में कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैच करिए कौन सा ऑप्शन, पी में 3, क्यू में 4, आर में 2 और एस में 5, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सी ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो रहा है। ठीक है, हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ आरसी देवीवाल, टीप केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। जैसा हम सीरीज में कर रहे हैं जेई एडवांस के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आज की इस सीरीज में मैं जेई एडवांस 2024 में ऑर्गेनिक का जो पार्ट है उसका मैं यहाँ सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। जेई एडवांस 2024 का पेपर 23 से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बट कंसेप्चुअली बेस यही था, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बनाया हुआ था। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन का हम यहां सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है एस्पार्टिम। ठीक है, केमिस्ट्री नीड लाइफ पे आपके है एस्पार्टिम इन आर्टिफिशियल स्वीटनर, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इज ए डाइपेप्टाइड एस्पार्टिल फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर, मतलब एस्टर लिंकेज है इनमें। द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्टिम, और हमसे पूछा है कि एस्पार्टिम की स्ट्रक्चर क्या होगी। साथ के साथ हमें यह भी बोला है कि स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एलानिन, ये वाली फिनाइल एलानिन की स्ट्रक्चर है और ये वाली एस्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर है। तो हमें बोला है कि एस्पार्टिल आपको पहले लिखना है, फर्स्ट ये आएगा क्योंकि नेम के अकॉर्डिंग चलना है। एस्पार्टिल पहले लिखना है, फिर फिनाइल एलानिन लिखना है, उसके बाद उसका एस्ट्रिफिकेशन आपको करवाना है। यहां पे आपको एस्ट्रिफिकेशन करवाना है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको बताना कि कौन सी स्ट्रक्चर होगी। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है क्वेश्चन का। पहले हम की कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्या मतलब है क्वेश्चन का। एस्पार्टिक एसिड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये वाला COOH,
और मुझे पहले एस्पार्टिक एसिड ही लिखना पड़ेगा, एस्पार्टिक एसिड ही लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले एस्पार्टिल लिखना है मुझे। तो एस्पार्टिक एसिड, उसके बाद ये बॉन्ड, और ये यहां स्टीरियो रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इधर दिया हुआ है NH2, और इधर यहां पे दिया हुआ है COH। सिंपल वे में समझे, ये आपका एस्पार्टिक एसिड है। उसके बाद ये फिनाइल एलानिन के साथ पेप्टाइड लिंकेज बनाता है। तो फिनाइल एलानिन आपके पास ये वाला है, यहां से मैं देता हूं, ये H ले लेता हूं और ये H2 यहां से बाहर हो जाएगा। तो आपके पास जो पहला कंपाउंड बनेगा, ठीक है, और उसके बाद वो बोल रहा है कि हमें मिथाइल एस्टर बनाना है, तो यहां से मुझे इस H को हटा के एस्ट्रिफिकेशन यहां पे करवाना है। तो यहां पे मुझे एस्ट्रिफिकेशन कराना है, मिथाइल ग्रुप यहां पे लगाना है। तो OH की रिएक्शन HO और CH3 से करवाऊंगा, तो ये H2 यहां बाहर हो जाएगा, और फाइनली यहां पे OCH3 जुड़ जाएगा। तो अपने पास जो कंपाउंड आएगा, वो कंपाउंड क्या आएगा उसकी बात करते हैं कि ये OH, ये C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड A से लगा हुआ है, ये लो, और इधर ये NH2 है। उसके बाद इधर आपके पास यहां पे ये CO, और यहां से मैंने पेप्टाइड लिंकेज जनरेट कर दिया, तो ये NH आ गया। उसके बाद ये वाला बॉन्ड है, और ये अबाउट द प्लेन यहां पे आपके पास CH2 और यहां पे ये PH लग गया। और इधर अगर हम बात करेंगे तो इधर आपके पास CO और ये OCH3, ये वाला हमारे पास, ये वाला जो कंपाउंड है वो हमारे पास एस्पार्टियम का स्ट्रक्चर है। किया क्या है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट लगाया है। पहले एस्पार्टिक एसिड लिया, क्योंकि एस्पार्टिल पहले लिखा हुआ है। उसके बाद फिनाइल एलानिन, इन दोनों के बीच, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन के बीच मैंने पेप्टाइड लिंकेज जनरेट किया। फिर बोल रहा है मिथाइल एस्टर, मतलब मुझे फिनाइल एलानिन के कार्बोक्सिलिक एसिड पे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन करवाई और ये बन गया। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन हमें कहीं नजर आ नहीं रहा है। जैसे ये वाला है, तो यहां स्टीरियो ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है। यहां पे इसको चेक करें, बी को, क्या बी इसको फॉलो करेगा क्या? अब आप इस बॉन्ड के थ्रू यहां पे दिखा दो रोटेशन। जब रोटेशन दिखाओगे तो अबाउट द प्लेन ग्रुप बिलो द प्लेन हो जाएगा, और ये वाले ग्रुप ऊपर चले जाएंगे। तो ये रोटेशन करोगे तो ये वाला बन रहा है। बाकी और कोई ऑप्शन हमें सेट नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन का जो एस्पार्टियम का सही स्ट्रक्चर है वो है आपके पास बी। अब डिटेल सॉल्यूशन की बात करें तो देखें, एस्पार्टिल का मतलब हुआ एस्पार्टिक एसिड लेना है, फिनाइल एलानिन का मतलब फिनाइल एलानिन लेना है। एस्पार्टिक एसिड ये वाला हो गया, फिनाइल एलानिन ये वाला हो गया, और यहां से मैंने पेप्टाइड लिंकेज जनरेट कर दिया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और साथ के साथ मैंने एस्ट्रिफिकेशन किया है यहां पे, ये OH और ये CH3। तो यहां से ये H2 मैंने बाहर किया है। एस्ट्रिफिकेशन करने के बाद ये वाला कंपाउंड आपके पास बनने वाला है। ये वाला कंपाउंड बना, ये अब आपने मैंने क्या, रोटेशन अराउंड इंडिकेटेड बॉन्ड, इसके अराउंड अगर आप रोटेशन करोगे तो ये जो अबाउट द प्लेन है, अबाउट द प्लेन जो ग्रुप है, अबाउट द प्लेन वाला, वो बिलो द प्लेन हो जाएगा। यहां डबल बॉन्ड ओ लगा दो, और ये वाला जो स्ट्रक्चर आएगा वो आपके पास एस्पार्टियम का स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का जो जाएगा वो जाएगा बी। क्लियर, समझा दिया है पूरा, ठीक है। और एस्पार्टियम की डायरेक्ट, इस क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन पूछा है, एस्ट्रिफिकेशन पूछा है, साथ में स्टीरियो भी पूछी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन सेकंड में क्वेश्चन आया हुआ था, वन और मोर देन वन आंसर हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहां पे आपसे बोला है कि रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विथ O2 followed by the treatment with hydrolysis from phenol and byproduct P एसीटोन बनेगा। P जो बनेगा वो एसीटोन बनेगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा एसीटोन कैसे बनेगा? सिंपल सी वेल नोन रिएक्शन है, ना जाने एडवांस में इस रिएक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड रीअरेंजमेंट, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिनोल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है ये। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन O2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद हाइड्रोलाइसिस। तो फिनोल बना, और फिनोल के साथ यहां पे आपके पास जो बाई प्रोडक्ट बना वो एसीटोन बना। ठीक है,
फिर बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ पी, मतलब एसीटोन की रिएक्शन करवानी है 3 इक्विवेलेंट Cl2 से और कंपाउंड आपके पास Q बनेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी किससे? Cl से रिप्लेस हो जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ Q विथ CaOH का होल ट्वाइस प्रोड्यूस करता है कंपाउंड R एंड कैल्शियम सोल्ट ऑफ S। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PQRS इज R। तो पहले रिएक्शन का सीक्वेंस देख लेते हैं। देखो इधर, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। इसकी रिएक्शन करवाई मैंने O2 से, तो पहले बनेगा क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ये वाला है क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ये कंपाउंड क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। फिर इसका हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया ना, तो ये तो बन गया अपने पास फिनोल और इधर बन गया आपके पास एसीटोन। और एसीटोन की बात कर रहा था, पी जो बना वो एसीटोन बना। अब इस पी की रिएक्शन Cl2 से करवाई, तो ये H और ये H और ये H, यहां पे 3 इक्विवेलेंट आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो 3 टाइम्स रिएक्शन हुई, तो ये बन गया CCl3, ये वाला कंपाउंड। इसका फिर बेस के साथ रिएक्शन करवाया तो यहां हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई, क्योंकि यहां से OH माइनस जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां वापस घुमा और इसको क्या करेगा? बाहर करेगा, तो बनेगा CCl3 माइनस और साइड में बनेगा CH3COH। अब ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड, ये अपनी H इसको डोनेट करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHCl3 में और इसका सोल्ट बन जाएगा कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम के साथ ये वाला सोल्ट बनेगा। ये आपका कंपाउंड R है और ये कंपाउंड आपका S है, ठीक है। Ca+2 में है तो इसके साथ सोल्ट बनेगा, तो ये बन जाएगा। अब P की अब स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसको समझिए। यहां तक उसने इंफॉर्मेशन दिया, R हेलोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, S जो है वो कैल्शियम एसीटेट है, Q जो है वो ये वाला कंपाउंड है, P एसीटोन है। अब स्टेटमेंट हमसे क्या बोला है? रिएक्शन ऑफ P विथ R इन द प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव दिस कंपाउंड। तो देखते हैं, देखो ये CHCl3, तो यहां पे बेस दिया हुआ है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इस H को लेगा और ये CCl3 माइनस बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ये अटैक करेगा और ये यहां से यहां, फिर H प्लस दिया तो वो H प्लस यहां चला जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। क्या यही कंपाउंड हमें दिया हुआ है? डेफिनेटली वही कंपाउंड दिया हुआ है जो हमारे पास बना है, तो स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ R विथ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव पॉजिटिव गैस, ये एनसीईआरटी की लाइन है ना। हेलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में जाओगे तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है कि हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म को हम एयर की प्रेजेंस में नहीं रखते हैं, एयर में नहीं रखते हैं, क्योंकि एयर की प्रेजेंस और सनलाइट की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज होके पॉजिटिव बनाता है, जो कि टॉक्सिक नेचर का होता है। तो ये बात भी सही है। CHCl3O2 लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा, ये बात भी सही है। तो बी स्टेटमेंट भी मुझे सही लग रहा है। क्यों रिएक्ट विथ एक्वस NaOH टू प्रोड्यूस CCl3CH2O CCl3CONa? गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां NaOH जब दिया है तो इसकी प्रेजेंस में वही OH माइनस अटैक करके ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, कौन सी रिएक्शन ऑपरेट हो जाएगी? हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो तो केनिजारो का बना रहा है, क्या केनिजारो देगा? ये नहीं देगा, क्योंकि यहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये वाला ये बनना चाहिए NaOH में, ये बनेगा, और वो बोल रहा है बनना क्या चाहिए? ये वाला बनना चाहिए CCl3CH2, तो ये तो नहीं बन रहा। तो स्टेटमेंट सी जो है वो साफ साफ गलत स्टेटमेंट है। S ऑन हीटिंग गिव्स P, डेफिनेटली कैल्शियम एसीटेट को हीट करेंगे तो यहां से CaCO3 बाहर हो जाएगा और हमारे पास एसीटोन एज ए प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो A, B, D तीनों स्टेटमेंट सही है और C जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन की बात करें तो एनसीईआरटी की सभी रिएक्शन है, एनसीईआरटी में ये वाली रिएक्शन नहीं है, बाकी ये सभी रिएक्शन एनसीईआरटी से बिलोंग कर रही है।
बात क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक्शन थर्ड, यहां दिस सेक्शन कंटेन 6 क्वेश्चन और नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन भी अच्छा आया हुआ है। देखिए ये बोला है कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विथ एक्सेस फॉर्मेल्डिहाइड। आपको एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करवानी है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो एसिटाल्डिहाइड ये वाला हो गया और यहां पे आपको दिया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड और ये दिया हुआ है आपको एक्सेस में, बोला हुआ है एक्सेस फॉर्मेल्डिहाइड अपॉन हीटिंग विथ कंसंट्रेट NaOH और किसके साथ दिया हुआ है? NaOH के साथ दिया हुआ है। तो यहां पहले होगी 3 टाइम्स एल्डोल रिएक्शन होगी। क्या होगी? 3 टाइम्स एल्डोल होगी और 3 टाइम्स एल्डोल होगी तो यहां से न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इस पे अटैक करेगा तो आपके पास कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा COH और इस कार्बन पे CH2OH, CH2OH और CH2OH। फिर एक्सेस में दिया हुआ तो HCOH। अब होगी आपके पास कौन सी रिएक्शन? केनिजारो रिएक्शन। कौन सी? केनिजारो। तो केनिजारो में जो मोर रिएक्टिव होता है उसका सोल्ट बनेगा, इसका सोल्ट बनेगा और ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्कोहल में। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होगा और ये वाला जो होगा वो रिड्यूस होगा। तो यहां पे वो रिड्यूस होगा तो उधर तो बनेगा ये वाला CH2OH, CH2OH, CH2OH और इधर आपके पास बन जाएगा सोल्ट। तो क्या बोला है? फॉर्मेल्डिहाइड अपॉन हीटिंग करने का सॉल्यूशन गिव्स P एंड Q। अब कौन सा P है कौन सा Q है इसका पता कैसे लगेगा? तो कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट whereas Q ऑन एसिडिफिकेशन गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अगर मैं इसका H+ के साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये फॉर्मिक एसिड बनता है और फॉर्मिक एसिड आपको पता है टॉलरेंस एजेंट के साथ रिएक्ट करके CO2 + H2O देता है और साथ में सिल्वर मिरर बनता है। तो इसका मतलब ये तो है Q और ये है P, ये पता लग गया। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ VP विथ एक्सेस साइक्लोहेक्सेनोन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। एसिडिफाई किया है, गिव कंपाउंड R। तो देखो साइक्लोहेक्सेनोन ये वाला हुआ, 2 मोल से रिएक्ट कर जाएगा और इधर आपके पास HOCH2 और ये CH2OH। इस कार्बन पे भी ये CH2OH, ये CH2OH और ये साइक्लोहेक्सेनोन और ये रिएक्शन करवाई है पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड की। H+ कैटालाइटिक अमाउंट में डाला हुआ है। आपने पढ़ा होगा प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल, एसीटेल, हेमी एसीटेल, कीटेल वाली रिएक्शन है ये। तो यहां से ये H2O बाहर होगा और यहां से ये H2O बाहर होगा। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें पूछा है आपसे कि R बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट यहां पे R बनेगा और उस R में पूछा है सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप एंड ऑक्सीजन एटम इन R, कि उसमें मिथाइलिन ग्रुप कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। तो देखो सॉल्यूशन डिटेल से लेके आया हूं, ये हुआ। ठीक है, यहां पे कंसंट्रेट NaOH है, 3 टाइम्स एल्डोल, 1 टाइम केनिजारो, ये वाला बना, इसको हमने P बोला है और इसको हमने Q बोला है। जो ये यहां पे H+ से ये वाला जो कंपाउंड है वो CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो टॉलरेंस टेस्ट देगा, जो जाएगा किसमें? CO2 + H2O में और साइड में सिल्वर मिरर बन जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड P था, इसकी साइक्लोहेक्सेनोन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, कैटालाइटिक अमाउंट पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो यहां से HO बाहर कर, फाइनली कंपाउंड R जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब इसमें पूछा नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, तो मिथाइलिन ग्रुप देखो 1 2 3 4 5 इसमें हो गए, 6 7 8 9 10 इसमें हो गए, 11 12 13 14 तो मिथाइलिन ग्रुप हो गए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 4 है। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 18 विल बी आंसर। सारी रिएक्शन एनसीईआरटी की है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है भाई। एडवांस में अगर हम पढ़ते हैं तो इस लेवल की रिएक्शन पढ़ते ही है, तो इजी कैटेगरी में हम इस क्वेश्चन को रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट P इज फॉर्म्ड। ये आपको रिएक्शन दिया हुआ P बनेगा, फिर P के आगे रिएक्शन करें तो पहले P क्या बनेगा, पहले P हमें समझ में आना चाहिए। P क्या बनेगा? P कंपाउंड है क्या? H C ट्रिपल बॉन्ड C
उसके बाद CH2 15 टाइम्स है और ये COET, इसकी रिएक्शन करवाई है Hg+2 और H3O+ से। वेल नोन रिएक्शन है, कुचेरो रिएक्शन का नाम है, या एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। पहले इनोल बनेगा, इनोल टोटोमराइज होगा तो इधर OH अटैक करेगा और इधर H अटैक करेगा, तो फाइनली यहां से जो ये बनाने के बाद आपके पास बनेगा CH3CO, फिर CH2 वही 15 टाइम है, CH2 15 टाइम है, फिर ये COET बना। फिर इसके बाद यहां डाला है जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, तो ये पीछे वाले लेक्चर में भी हमने बात की है, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है और कार्बोनिल ग्रुप के CO को किस में रिड्यूस करेगा, CH2 में रिड्यूस करेगा, तो यहां बनेगा CH3, CH2 अब हो गया 16 टाइम, ये भी CH2 में चला गया और यहां पे बना COET। फिर यहां पे इसका करवाया हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस एस्टर का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा तो बनेगा CH3, CH2 और ये 16 और ये COH। ये फाइनली प्रोडक्ट आपका P आ गया भैया, P प्रोडक्ट आपको मिल गया है और वेल नोन एसिड है, स्टेरिक एसिड है, ये स्टेरिक एसिड है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ग्लिसरॉल रिएक्ट कंप्लीटली विथ एक्सेस P इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, एक्सेस में लेना है और इसके साथ ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करवानी है एसिडिक मीडियम में, तो यहां कौन सी रिएक्शन होने वाली है बताओ, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होने वाली है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होने वाली है। रिएक्शन ऑफ Q with excess NaOH followed by the treatment with CaCl to yield calcium soap are quantitatively starting with 1 mole of Q, the amount of R produced in gram each, ये बोला है। तो बाकी देखते हैं आगे रिएक्शन। देखो यहां तक हम आ गए, ये वाला P बना है, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन हो गया, ये क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया, उसके बाद एस्टर का यहां पे हाइड्रोलाइसिस कर दिया, फाइनली ये वाला बन गया। इसकी रिएक्शन हमें ये P था, इसकी रिएक्शन करानी है हमें, ये ग्लिसरॉल हो गया और यहां पे रिएक्शन जो हुई है वो कौन सी हुई है भैया, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हुई है, ठीक है, और ये वाला बन गया। अब इसका हमने किया एक्सेस NaOH, जिसको एक फेमस रिएक्शन है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, या सपोनिफिकेशन बोल दो या बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, तो ये यहां से टूटेगा भैया, ठीक है। तो इधर तो बनेगा H H H, ठीक है, बट बेस है तो यहां Na लग जाएगा, इधर वापस से ग्लिसरॉल बन जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम सोप। हमने कैल्शियम के साथ रिएक्शन की है। अब ये कितने दे रहा है, 1 मोल, अगर मैं इसके 2 मोल ले लेता हूं, 2 मोल ऑफ R, ये वाला, ये तो बोला है, या फिर ये क्यों मोल लिया, क्यों, क्योंकि 2 मोल कैल्शियम सोल्ट बना इससे, जिसको हमने क्या बोला है, सोप बोला है। तो अगर 3 मोल, जब 1 मोल रिएक्ट करता है, जब 2 मोल रिएक्ट करेंगे, भाई देखो एक कैल्शियम के साथ 2 आए हैं, जब 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल गिव 6 मोल कैल्शियम सोल्ट। 2 मोल कितने देंगे, 6 मोल देंगे, 3 मोल, सॉरी 3 मोल, 2 मोल देंगे 3 मोल, क्योंकि यहां पे डबल हो रहा है ना, 2 मोल, ऐसे देख लो, ऐसे समझो, ये CH3 CH2, ये 16 और ये CO, और ये CH2 CH CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 16 और ये CH3, ये O CO CH2 16 16 और ये CH3, इसके 2 मोल ले लो। इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराया कि CaCl2 के साथ रिएक्शन करवाया हमने, तो कैल्शियम के साथ तो 2 मोल जुड़ेंगे, तो ये बनेंगे क्या,
3CH3 CH2 16 CO का होल ट्वाइज और ये Ca कि इसके अगर मैं 2 मोल लेता हूं, क्योंकि 2 मोल लेता हूं तो 3 मोल इसके बनते हैं, 2 मोल लेता हूं तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 मोल गिव 3 मोल कैल्शियम सॉल्ट, तो 1 मोल कितना देगा, 1 मोल गिव 1.5 मोल कैल्शियम सॉल्ट। तो यहां पे मैंने लिखा है 1 मोल ऑफ क्यू यील्ड 1.5 मोल ऑफ आर, तो ये 1.5 मोल ऑफ का आर बन जाएगा, आर इसको बोला हमने कैल्शियम सॉल्ट को। तो मोलिकुलर वेट निकालना है तो अमाउंट ऑफ आर 1.5 मोल हो गया और इसका जो वेट हो गया वो 606 हो गया। वेट कैसे कैलकुलेट किया, हमें यहां सारे डेटा दिए हुए हैं, हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सोडियम, जिनकी जरूरत हो आप उनका वेट यहां पे ले सकते हो और वेट ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका 909। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो 909 जाएगा। ठीक है, मोल के बारे में, रिएक्शन को इंक्लूड करते हुए मोल के बारे में इंफॉर्मेशन ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट फर्स्ट कंटेन वेरियस रिएक्शन सीक्वेंस एंड लिस्ट सेकंड कंटेन द पॉसिबल प्रोडक्ट, मैच ईच एंट्री इन लिस्ट सेकंड विद द एप्रोप्रिएट एंट्री। देखो ये पी की रिएक्शन इतने रिएजेंट के साथ करवानी है, उसके बाद क्या बनेगा वो बताना है, इसके साथ करवानी है क्या बनेगा वो बताना है। तो एक एक सीक्वेंस को मैं सीक्वेंस से लेके आया हूं, आप देखें इधर फर्स्ट पी दिया था, ये यहां हमने करवाया, ये रिएक्शन करवाई हमने ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, फिर यहां पे ये एक्वस NaOH हीट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुई है। ठीक है, इसका न्यूक्लियोफाइल बनाया और इस पे अटैक करवाया। ठीक है, तो पहले आपके पास बनेगा ये वाला OHCHO, फिर यहां से कंडेंसेशन मतलब H2O बाहर किया तो यहां पे ये वाला बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। फिर वही यहां बनेगा साइक्लिक कीटेल बन जाएगा, एसीटेल बन जाएगा सॉरी, और यहां पे ये ऑक्सीजन और ये दोनों H2O बाहर हो जाएंगे। ये वाली रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, डबल बॉन्ड O की रिएक्शन करवाएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल से एसिडिक मीडियम में, तो ये H2O बाहर आता है और ये वाला बनता है। ये वाला, तो वो यहां पे बन गया है। फिर BH3H2O2 NaOH हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इसमें मैंने कंसेप्ट क्या बताया था, OH वहां जहां भीड़ कम, स्टेरिक क्राउडिंग कहां कम है तो इस जगह OH जाएगा और यहां H जाएगा और फाइनली ये बन जाएगा। फिर हमने करवाया हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस में वो वापस टूट जाएगा, इधर OH इधर H और OH, एक ही कार्बन पे 2 H आ गए, यहां एल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है जो CHO को रिड्यूस कर देगा किसमें, CH2OH में। ऐसा कॉलम हमारे पास कौन सी में आएगा, थर्ड में मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड रिएक्शन ये वाली दी हुई, क्यों, वही ओजोनोलाइसिस, NaOH ओजोनोलाइसिस और एल्डोल कंडेंसेशन करवाइए। पहले ओजोनोलाइसिस करवाया, एल्डोल कंडेंसेशन से ये बना है, फिर वापस इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन, यहां पे प्रोटेक्शन होगा, ये वाला बनेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन OH वहां जहां भीड़ कम, ये बन जाएगा। फिर हाइड्रोलाइसिस से ये वापस टूट जाएगा, H OH और OH, NaBH4। ठीक है, NaBH4 इस कार्बोनिल को वापस से रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में, ये वाला बनेगा Q से। फिर इथाइलिन ग्लाइकोल डायरेक्ट, तो यहां इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट करेगा OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसका डायरेक्ट है OH वहां जहां भीड़ ज्यादा, ये ध्यान रखें भैया, ये वहां जाएगा तो इसमें OH यहां जाएगा, तो OH ये जुड़ गया। फिर हाइड्रोलाइसिस से ये वापस टूट गया, H यहां OH NaBH4 से इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया और ये वाला बन गया। ऐसे एस दिया हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल पहले प्रोटेक्शन किया, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें OH वहां जहां भीड़ कम, ये लो OH वहां जहां भीड़ कम, इसमें OH यहां जाएगा और ये वाला बनेगा। हाइड्रोलाइसिस से वापस टूट गया OH और वहां कार्बन बना, उसका रिडक्शन करवा दिया तो ये वाला बन गया। फुली एनसीईआरटी की रिएक्शन है, कोई भी बाहर से रिएक्शन नहीं है और सिंपल रिएक्शन है, केवल सीक्वेंस बढ़ाई है रिएक्शन की। इन सब के प्रोडक्ट बना के अगर हम कॉलम मैचिंग करने जाएंगे तो हमारे पास कॉलम मैचिंग हो जाएगा और कॉलम मैचिंग करवाने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो ए वाला आंसर आएगा, ये वाला आंसर हमारे पास आने वाला है। मतलब पी का आपके पास थर्ड आने वाला है, पी का पीछे मैंने क्वेश्चन दिया है पूरा, देखो पी का जो आने वाला है वो थर्ड आने वाला है, ये वाला पी का स्ट्रक्चर है,
पी रिएक्शन पी से बनेगा ये वाला, क्यू से ये वाला क्यू का है और ये वाला आर का है, और जो पीछे दिया है मैंने एस, ये वाला एस का है। ये वाला अपने पास कहीं भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट फर्स्ट कंटेन वेरियस रिएक्शन सीक्वेंस एंड लिस्ट सेकंड कंटेन डिफरेंट फिनोलिक कंपाउंड, मैच ईच एंट्री लिस्ट फर्स्ट विद द एप्रोप्रिएट एंट्री इन लिस्ट सेकंड। ठीक है, तो हम रिएक्शन करवाते हैं। जैसे फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है ना, तो ये वही लैब मेथड है फिनोल बनाने का, SO3H, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH से। और मैं बता दूं एनसीईआरटी की रिएक्शन है, और कौन सा मेथड है, ये लैब मेथड है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है। और एनसीईआरटी की रिएक्शन में यहां पहले फिनोक्साइड आयन बनेगा, फिर हमें दिया है यहां H3O+ जो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, H3O+, और फाइनली यहां पे बनेगा फिनोल। फिर फिनोल की रिएक्शन करवाई है कंसंट्रेट HNO3 से। अब हमें पता है कंसंट्रेट HNO3 ट्राई नाइट्रेशन होता है, यील्ड अच्छी नहीं आती बट होता ट्राई नाइट्रेशन है, तो यहां ट्राई नाइट्रेशन होगा और पिक्रिक एसिड आपके पास बनेगा, NO2 और ये NO2, ये वाला कंपाउंड बनेगा। और ये वाला दिया हुआ है यहां पे, तो P में 100% थर्ड आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें तो सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे, तो देखो सेकंड रिएक्शन P में थर्ड आपके पास इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन को आपको क्या करना है, चेक करना है। यहां पे P की रिएक्शन फिर क्यों दिया हुआ है, NO2 कंसंट्रेट HNO3, तो नाइट्रेशन हो जाएगा। ये कौन सा डायरेक्टिव है, मेटा डायरेक्टिव है, तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगा। SnHCl से दोनों ही NO2 ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, NH2 जनरेट हो जाएगा। फिर यहां डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, ये वाला डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, तो पहले बनेगा डाइजोनियम सोल्ट ये वाला N2+ और ये N2+, उसके बाद H2O से यहां पे फिनोल जनरेट हो जाएगा और ये वाला बन जाएगा। इसकी रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 से, तो फिर वापस ट्राई नाइट्रेशन होगा। मतलब अगर हम बात करें तो क्यू में ये वाला आंसर आना चाहिए। ये वाला बात करें तो ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ऐसा ऑप्शन है ये वाला, तो क्यू में आपके पास 5 आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अब इसको सेट करना है आपको ऑप्शन को, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन को मैच करोगे तो आंसर इसका प्रॉपर आ पाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां पे दिया हुआ है S KMnO4 KOH, इसको ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और बेसिक मीडियम में है तो सोल्ट बना, उसको न्यूट्रलाइज किया एसिड से। फिर HNO3 H2SO4, तो ये वापस कौन सा डायरेक्टिव है, मेटा डायरेक्टिव है, तो यहां NO2 जाएगा मेटा पोजीशन पे, और 2 बार नाइट्रेशन होगा और 2 टाइम नाइट्रेशन होगा, तभी ऑप्शन मैच कर पाएंगे। ठीक है, फिर SOCl2 से यहां पहले Cl सप्लाई होगा, फिर Cl बाहर निकल के अमोनिया एमाइड बन जाएगा। एमाइड बन गया तो यहां पे ये वाली रिएक्शन हो गई होपमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, और ये भी NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर NaNO2HCl से वो NH2 डाइजोनियम सोल्ट बनाएगा और OH वहां फिनोल लग जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपके पास आएगा। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ये आ रहा है S से, और S से 1 आएगा, S से 1 स्ट्रक्चर आने वाली है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो ये वाली आने वाली है, S की ये वाली आएगी। ठीक है, ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। फिर नेक्स्ट बात करें, R ये दिया हुआ है कंसंट्रेट H2SO4 HNO3, तो एक ही बार नाइट्रेशन करवाया है यहाँ पे NO2, ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला जाएगा। इन सभी स्ट्रक्चर को चेक करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, वो आएगा C। ठीक है, तो ये थे 2024 के पेपर फर्स्ट के ऑर्गेनिक पार्ट का सॉल्यूशन। मैं डॉक्टर मनीष डूडी, टीम CLC। आज अपन बात करेंगे एडवांस 2024 पेपर फर्स्ट के लिए, जिसमें इनऑर्गेनिक पोर्शन में सोल्व कराऊंगा बेटा आपको। देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक पोर्शन का क्या आया हुआ है। सिंपल से एनसीईआरटी के लाइन से उठाया हुआ है पी ब्लॉक में से, कि एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर स्वस्थानिक पर निर्मित नाइट्रस समल के जलीय विलयन का असमानुपातन से बनने वाली स्पीसीज, मतलब डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस करानी है इसकी। इसमें बात करें HNO2 को, अपन HNO2 को बेटा जब हीट करते हैं, HNO2 को हीट करते हैं तो अपने किस में डिवाइड होता है, HNO3 प्लस NO में जाता है। एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में करेंगे, जलीय विलयन में बात कर रहे हैं अपन, तो HNO3 किस में जाए, H2O से
बात करें तो क्या बन जाएगा, NO3 माइनस प्लस H3O प्लस और प्लस अपने पास क्या बन जाएगा, NO बन जाएगा। तो यहां अपने पास ऑप्शन आ जाएगा H3O प्लस NO3 एंड NO, फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो ये अपने सॉल्यूशन में अपने दे रखा है, ये ऐसे डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शंस होती हैं, ऐसे +3 से किसी यहां से यहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यहां से यहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अपने को बताना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन आया हुआ बेटा, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द ऑप्शन फर्स्ट विच कॉम्प्लेक्स इज सेट फर्स्ट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI शो करता है, फर्स्ट सेट जो GI शो करना चाहिए, सेकंड क्या है, एंड 2 कॉम्प्लेक्सेस, एंड सेकंड क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करनी चाहिए। बेटा GI के लिए बात करें तो इसमें बात करें GI पहले में, इसमें तो sp3 आ गया तो ये GI शो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें बात करें, इसमें देखिए एक EN आ गया और 2 ये आ गए, ये कंडीशन कौन सी बन गई, MAA, ठीक है, MAA A2Cl2 बन गई। इसमें ये तो जी शो कर दे, पर ये क्या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें बात करें ये GI शो कर देगा, ये कौन सी, फेशियल एंड मेरिडोनल शो कर देगा, जबकि इसमें 2 GI बनेंगे, एक तो सिस बनेगी और एक ट्रांस बनेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। ये इसमें फेशियल और मेरिडोनल बनता है और इसमें सिस एंड ट्रांस बनता है। इसमें सिस होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, सिस होता है वो, ठीक है, ठीक है। तो ये तो GI शो करेगा। इसमें आयनिक की बात करें, दूसरे में ने क्या बोला है कि आयनिक समानता शो करनी चाहिए, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करनी चाहिए। इसमें बात करें SO3 अंदर चला जाए, Cl बाहर आ जाए, बिल्कुल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है कि आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर आयन अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। यहां बात करें, यहां SO4 अंदर आ गया, Cl बाहर चल गया, ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो अपना आंसर आ गया C। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसमें आपने दिखा भी रखा है, इसमें क्या फेशियल एंड मेरिडोनल बनते हैं, इसको फेशियल बोल दिया गया, इसको सॉरी इसमें फेशियल, ये फेशियल है, ये फेशियल है, ये गलत पॉइंट कर दिया, और ये क्या है, मेरिडोनल है। इसमें अपने बताया ये सिस है और ये ट्रांस बोलते हैं इसे। ये सिस होती है वो ऑप्टिकल एक्टिव होती है। तो अगर इसके तुम्हें स्टीरियो पूछे, टोटल स्टीरियो भी इसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, इसका स्पेशल ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, द ऑप्शन इन विच द लीस्ट 3 मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल, कौन से 3 है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है बेटा। पहले हम देखें, CO2 ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, C2H4 मिनिमम 3 होने चाहिए, C2H4 ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है। NO भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, NO ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, NO नहीं करता, HCl कर देगा, ठीक है, ये डुप्लेट को कर देगा, ये ऑक्टेट को कर देगा। एक ऑप्शन तो ये अपने पास ये हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखें, मिनिमम 2 करने चाहिए, ठीक है, ये फॉलो नहीं करेगा, ये कर देगा, ये कर देगा, पर ये फॉलो नहीं करेगा, ये सुपर ऑक्टेट होगा। इसमें ये फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, इसमें तो चारों ही नहीं करे। इसमें बात करें, CO2 कर देगा, ओजोन कर देगा, C2H4 कर देगा, तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा A एंड D। ये अपने बता रखे इसमें, अमोंग VCO6 CrCO का होल 5 CuCO का होल 3, ये दे रखे बेटा। इसमें आंसर उस टाइम जब पहले स्टार्टिंग में अपने बात की थी, तो इसमें आंसर 2 तरीके से दे सकते थे अपन। एक तो जैसे इसने सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी बात की है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का मतलब तो ये हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। या फिर जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्टैंडर्ड बुक्स में दिया गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जब सम इलेक्ट्रॉनिक की बातें करता है तो EAN रूल की बातें करते हैं। किसकी बात करते हैं, EAN। वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के इक्वल इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो इसमें बात करें EN 12 और 23 बात करें तो 35 हो गए, ये तो फॉलो नहीं कर रहा, ये भी फॉलो नहीं करेगा। 10 और 24 34 हो गए, ये भी फॉलो नहीं करेगा। 29 आ गए, ये भी नहीं करेगा। MN 25 ये भी फॉलो नहीं करेगा। 26 और 10 36 ये फॉलो कर देगा। कोबाल्ट में बात करें 27 और 3 बात करें, 27 नेगेटिव साइन है तो 27 और 3 30 और 6 36 ये कर देगा। क्रोमियम में ऐसे बात करें 24 और 8 के बाद 36 कर देगा ये भी, परंतु ये भी नहीं करेगा। तो अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ 03 आ जाएगा, ठीक है। जो इसमें ये सॉल्यूशन था ऐसे बात कर सकता था ये, परंतु ये बातें जब बात करती है सब इलेक्ट्रॉन की बात कर। अब बात की अपन ने किसकी, EAN की बात की, तो इसकी बातें अपन नहीं करेंगे। यहां अपन बात करिए कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, कितना 36। नेक्स्ट बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज। डायमैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी होगी, देखिए बेटा ऑड नंबर में अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो डायमैग्नेटिक होगी नहीं।
तो इसमें बात करते हैं, Mn के पास D4 आया, इवन नंबर आएगा चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। इसमें क्या आ गया अपने पास, Mn D4 आ गया, इसमें भी D4 आ गया, वीक फील्ड लिगेंड है। इसमें क्या आ गया, D5 आ गया अपने पास, ठीक है। इसके पास क्या है अपने पास, D6 आ गया, ठीक है। इसमें अपने बात की, इसमें D5 आ गया, ये वीक फील्ड लिगेंड है। ये यहां बात करें, यहां D6 आ गया, D6 आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां ये डायमैग्नेटिक मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को, डायमैग्नेटिक मिलेगा। कौन, ये वाला, ठीक है। तो अपना आंसर आएगा यहां पर 1। नेक्स्ट बात करते हैं, ये उसका सॉल्यूशन दे रखा अपने, ये पैरामैग्नेटिक है सारे, ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, वेस्पर्ट से दिया गया या फिर पी ब्लॉक से मान सकते हैं अपन इसको, कि जिनोन F2 में हाइब्रिडेशन कौन सा है बेटा, sp3d। इसमें कौन सा आएगा, sp3d2। इसमें कौन सा आएगा, sp3। इसमें कौन सा आएगा, sp3d। इसमें कितने लोन पेयर है, इसमें 3 लोन पेयर है। इसमें कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। इसमें कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। इसमें कितने लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है। तो पहले हम बात करें sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विद 3 लोन पेयर, तो अपने पास p का 5 आएगा। p का 5 कितनों में बेटा, 2 में है p का 5, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, जिनोन F4 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ऑक्टाइडल विद 2 लोन पेयर, बिल्कुल 2 लोन पेयर आ गया। तो अपने पास q का 3 आएगा, q का 3 एक में ही है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, r का 2 दे रखा है इसने, टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही बात है। 1 लोन पेयर, बिल्कुल ये सही बात होगी। s का 4 दे रखा है, s का अपने पास 4 आ जाएगा, कोई लोन पेयर इसमें नहीं है। तो अपना ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, अपना ऑप्शन बी मिल रहा है, ठीक है। ये अपने दिखा रखे हैं, फर्स्ट पेपर में इतने ही क्वेश्चन आए थे इसके, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पेपर में मिलते हैं।